फूलपुर नामक गांव में कलावती नाम की एक महिला रहती थी। उसके 2 पुत्र थे, केदार और माधव। बड़े बेटे का नाम केदार था और छोटे बेटे का नाम माधव था। उन्हें देखकर कलावती के मन में प्रेम की उमंग आ जाती, नेत्रों में गर्व की झलक उमड़ पड़ती थी। समय बीतने लगा। समय के साथ दोनों भाई बड़े हुए, साथ साथ गले में बाहें डालकर खेलते थे। केदार की बुद्धि चुस्त थी, माधव का शरीर। दोनों में इतना स्नेह था कि साथ साथ पाठशाला जाते, साथ साथ खाते और साथ ही साथ रहते थे। दोनों भाइयों का ब्याह हुआ। केदार की बधू चंपा अमित भांसड़ी और चंचला थी। माधव की बधू श्यामा सांवली और सलोनी रूप राशि की खान थी। बड़ी ही मृदु भांसड़ी, बड़ी ही सुशीला और शांत स्वभाव की थी। केदार चंपा पर मोहे और माधव श्यामा पर रीझे, परंतु कलावती का मन किसी से न मिला। वह दोनों से अप्रसन्न रहती थी। कलावती यही सोचती थी कि चंपा अपनी कार्य कुशलता का एक भाग श्यामा के शांत स्वभाव से बदल ले। दोनों भाई संतानवान हुए। हरा भरा वृक्ष खूब फला और फलों से लद गया। माधव को धन संपत्ति की लालसा थी और केदार को संतान की अभिलाषा थी। भाग्य की ऐसी कूटनीति ने बार बार द्वेष का रूप धारण किया, जो स्वाभाविक था। समय के साथ दोनों भाइयों में मनमुटाव हो गया। श्यामा अपने लड़कों को संवारने और सुधारने में लगी रहती। उसे सिर उठाने की फुर्सत न मिलती थी। बेचारी चंपा को चूल्हे में जलना पड़ता और चक्की में पीसना पड़ता। यह अनीति कभी कभी कटु शब्दों में निकल जाती। श्यामा सुनती, कुढ़ती और चुपचाप सह लेती, परंतु उसकी यह सहनशीलता चंपा के क्रोध को शांत करने के बदले और उसे बढ़ाने लगती। चंपा और श्यामा संपूर्ण बनाने वाली रेखाओं की भांति अलग हो गईं। उस दिन एक ही घर में 2 चूल्हे जले, परंतु भाइयों ने दाने की सूरत न देखी और कलावती सारे दिन रोती रही। कई वर्ष बीत गए। दोनों भाई जो किसी समय एक ही पालथी पर बैठते थे, एक ही थाली में खाते थे और एक ही छाती से दूध पीते थे, उन्हें अब एक घर में, एक गांव में रहना कठिन हो गया। परंतु कुल की साख में बट्टा न लगे, इसलिए ईर्ष्या और द्वेष की धधकी हुई आग को राख के नीचे दबाने की व्यर्थ चेष्टा की जाती। उन लोगों में अब मातृभाव स्नेह न था, केवल भाई के नाम की लज्जा थी। माँ भी जीवित थी, पर दोनों बेटों का वैमनस्व देखकर आंसू बहाया करती। हृदय में प्रेम था, पर नेत्रों में अभिमान न था। कुसुम वही था, परंतु वहाँ छटा न थी। दोनों भाई जब लड़के थे, तब एक को रोते देख दूसरा भी रोने लगता था। तब वह नादान, बेसमझ और भोले थे। आज एक को रोते हुए देखकर दूसरा हंसता है और ताली बजाता है। अब वह समझदार और बुद्धिमान हो गए थे। अब उन्हें अपने और पराये की पहचान थी। जब उन्हें अपने पराये की पहचान न थी, उस समय यदि कोई छेड़ने के लिए एक को अपने साथ ले जाने की धमकी देता, तो दूसरा जमीन पर लौट जाता और उस आदमी का कुर्ता पकड़ लेता। अब यदि एक भाई को मृत्यु भी धमकाती, तो दूसरे के नेत्रों में आंसू न आते। अब उन्हें अपने पराये की पहचान हो गई थी। बेचारे माधव की दशा शोचनीय थी। खर्च अधिक था और आमदनी कम थी। उस पर कुल मर्यादा का निर्वाह कैसे हो? हृदय चाहे रोए पर होठ हंसते रहे, हृदय चाहे मलिन हो पर कपड़े मैले न हो। 4 पुत्र थे, 4 पुत्रियां और आवश्यक वस्तुओं मोत्रियों के मोल थे। कुछ पाइयों की जमींदारी कहाँ तक संभलती। लड़कों का ब्याह अपने वश की बात थी, पर लड़कियों का विवाह कैसे टल सकता। 2 पाई जमीन पहली कन्या के विवाह में भेंट हो गई। उस पर भी बाराती बिना भात खाए
आंगन से उठ गए। शेष दूसरी कन्या के विवाह में निकल गई। साल भर बाद तीसरी लड़की का विवाह हुआ। पेड़ पत्ते भी न बचे। इस कन्या का अभी गौना न हुआ था कि माधव पर 2 साल के बकाया लगान का वारंट आ पहुंचा। कन्या के गहने गिरवी रखे गए। गला छूटा। चंपा इसी समय की ताक में थी। तुरंत नए रिश्तेदारों को सूचना दी, तुम लोग बेसुध बैठे हो, यहाँ गहनों का सफाया हुआ जाता है। दूसरे दिन एक नाई और 2 ब्राह्मण माधव के दरवाजे पर आकर बैठ गए। बेचारे के गले में फांसी पड़ गई। रुपए कहाँ से आवे? न जमीन, न जायदाद, न बाग, न बगीचा रहा। विश्वास वह कभी का उठ चुका था। अब यदि कोई संपत्ति थी तो केवल वही 2 कोठरियां जिसमें उसने अपनी सारी आयु बिताई थी, और उसका कोई ग्राहक न था। विलंब से नाक कटी जाती थी। विवश होकर केदार के पास आया और आंखों में आंसू भरे हुए बोला, भैया, इस समय मैं बड़े संकट में हूँ, मेरी सहायता करो। केदार ने उत्तर दिया, आजकल मैं भी तंग हो रहा हूँ, तुमसे सच कहता हूँ। चंपा आधिकारिक पूर्ण स्वर से बोली, अरे तो क्या इनके लिए भी तंग हो रहे हो? अलग भोजन करने से क्या इज्जत अलग हो जाएगी? केदार ने स्त्री की ओर कनअखियों से ताक कर कहा, नहीं नहीं, मेरा यह प्रयोजन नहीं था। हाथ तंग हैं तो क्या, कोई न कोई प्रबंध किया ही जाएगा। चंपा ने माधव से पूछा, 5-20 से कुछ रुपए ही पर गहने रखे थे ना? माधव ने उत्तर दिया, हाँ, ब्याज सहित कोई 125 रुपए होते हैं। चंपा ने तत्व की बातचीत शुरू की, रुपया बहुत है, हमारे पास होता तो कोई बात न थी, परंतु हमें भी दूसरों से दिलाना ही पड़ेगा, और महाजन बिना कुछ लिखाए पढ़ाए रुपया देता नहीं है। माधव ने सोचा, यदि मेरे पास कुछ लिखाने और पढ़ाने को होता तो क्या, और महाजन मर गए थे, तुम्हारे दरवाजे क्यों आता? बोला, लिखने पढ़ने को मेरे पास है ही क्या? जो कुछ जगह जायदाद है वह यही घर ही है। केदार और चंपा ने एक दूसरे को मर्मभेदी नयनों से देखा और मन ही मन कहा, क्या आज सचमुच जीवन की प्यारी अभिलाषाएं पूरी होंगी? परंतु हृदय की यह उमंग मुंह तक आते आते गंभीर रूप धारण कर गई। चंपा बड़ी गंभीरता से बोली, घर पर तो कोई ही महाजन कदाचित रुपए ही देगा। शहर होता तो कुछ किराया मिल जाता, पर गांव में तो कोई किराए पर रहने वाला भी नहीं है। फिर साझे की चीज ठहरी। केदार डर गया कि कहीं चंपा की कठोरता से खेल बिगड़ न जाए। बोला, एक महाजन से मेरी जान और पहचान है, वह कहने सुनने में आ जाए। चंपा ने गर्दन हिलाकर उस युक्ति की सराहना की और बोली, पर 2-3-20 से अधिक मिलना कठिन है। केदार ने कहा, अगर बहुत दबाने पर भी महाजन 4 से 20 हो जाएंगे। अब की चंपा ने तीव्र दृष्टि से केदार को देखा और अनमनी सी होकर बोली, महाजन ऐसे अंधे थोड़े होते हैं। माधव अपने भाई और भाभी की बात को, रहस्य को कुछ कुछ समझ रहा था। वह चकित था कि उन्हें इतनी बुद्धि कहाँ से मिल गई। बोला, और रुपए कहाँ से आवेंगे? चंपा चिढ़कर बोली, और रुपयों के लिए और फिक्र करो, 125 रुपए इन 2 कोठरियों के इस जन्म में कोई नहीं देगा। 4-20 चाहो तो एक महाजन से दिला दूं, लिखा पढ़ी कर लो। माधव इन रहस्यमय बातों से संशक हो गया। उसे भय हुआ कि यह लोग मेरे साथ कोई गहरी चाल चल रहे हैं। दृढ़ता के साथ अड़कर बोला, और कौन सी फिक्र करूं? गहने होते तो कहता, लाओ रख दूं, यहाँ तो कच्चा सूत भी नहीं है। जब बदनाम हुआ तो क्या 10 के लिए, क्या 50 के लिए, दोनों एक ही बात है।
यदि घर बेचकर मेरा नाम रह जाए तो यहाँ तक तो स्वीकार है, परंतु घर भी बेचूं और उस पर भी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाए, ऐसा मैं नहीं करूँगा। केवल नाम का ध्यान है, नहीं एक बार नहीं कर जाऊं तो मेरा कोई क्या करेगा। और सच पूछो तो मुझे अपने नाम की कोई चिंता नहीं है। मुझे कौन जानता है, संसार तो भैया पर ही हंसेगा। केदार का मुंह सूख गया। चंपा भी चकरा गई। वह बड़ी चतुर रमणी थी। उसे माधव जैसे गंवार से ऐसी दृढ़ता की आशा न थी। उसकी ओर आदर से देखकर बोली, लल्लू, कभी कभी तुम भी लड़कों की सी बातें करते हो। भला इस झोपड़ी पर कौन 100 रुपए निकाल कर देगा? तुम 125 के बदले 100 ही दिला लो। मैं आज ही अपना हिस्सा बेचती हूँ, उतना ही मेरा भी है, पर घर पर तो तुमको कहीं 4-20 मिलेंगे। हाँ, और रुपयों का प्रबंध हम आप कर देंगे। इज्जत हमारी तुम्हारी एक ही है, वह न जान पाएगी। वह रुपया अलग खाते में चढ़ा लिया जाएगा। माधव की इच्छाएं पूरी हुई। उसने मैदान मार लिया। सोचने लगा, मुझे तो रुपयों से काम है, चाहे एक नहीं 10 खाते में चढ़ा लो। रहा मकान, वह जीते जी नहीं छोड़ने वाला। प्रसन्न होकर चला गया। उसके जाने के बाद केदार और चंपा ने कपट भेष त्याग दिया और बड़ी देर तक एक दूसरे को इस कड़े सौदे का दोषी सिद्ध करने की चेष्टा करते रहे। अंत में मन को इस तरह संतोष दिया कि भोजन बहुत मधुर नहीं किंतु भर कठवत तो है। हाँ, देखेंगे कि श्यामा रानी इस घर में कैसे राज करती है। केदार के दरवाजे पर 2 बैल खड़े थे। इनमें कितनी संग शक्ति, कितनी मित्रता और कितना प्रेम है। दोनों एक ही जुए में चलते थे, बस इनमें इतना ही नाता था। किंतु अभी कुछ ही दिन हुए थे जब इनमें से एक चंपा के मैके मंगनी गया था तो दूसरे ने 3 दिन तक नाद में मुंह नहीं डाला। परंतु शोक एक गोद के खेले भाई, एक छाती से दूध पीने वाले आज इतने बेगाने हो गए कि घर में रहना भी नहीं चाहते। प्रातः काल था। केदार के द्वार पर गांव के मुखिया और नंबरदार विराजमान थे। मुंशी दाता दयाल अभिमान से चरपाई पर बैठे रेमन का मसवीदा तैयार करने में लगे थे। बार बार कलम बनाते और बार बार खत रखते, पर खत की शान न सुधरती थी। केदार का मुखार बिंदु विकसित था और चंपा फूली नहीं समाती थी। मुखिया ने कहा, भाई ऐसा हित न भाई ऐसा शत्रु। केदार ने छोटे भाई की लाज रख ली। नंबरदार ने अनुमोदन किया, भाई हो तो ऐसा हो। मुख्तार ने कहा, भाई सपूतों का यही काम है। दाता दयाल ने पूछा, रेहन लिखने वाले का नाम क्या? बड़े भाई बोले, माधव विल्द शिवदत्त। और लिखने वाले का केदार विल्द शिवदत्त। माधव ने बड़े भाई की ओर चकित होकर देखा। आंखें डबडबा आईं। केदार उसकी ओर देख न सका। नंबरदार, मुखिया और मुख्तार भी विस्मित हुए। क्या केदार खुद ही रुपए दे रहा है? बातचीत तो किसी साहूकार की थी। जब घर ही में रुपया मौजूद है तो इनमें रेहन की आवश्यकता क्या थी? भाई भाई में इतना अंधविश्वास। अरे राम, क्या माधव 80 रुपए का भी महंगा है? और यदि दबा ही बैठता तो क्या रुपए पानी में चले जाते? सभी की आंखें एक दूसरे का द्वेष देखकर भर आईं। मानो आश्चर्य की अथाह नदी में नौकाएं डगमगाने लगीं। श्यामा दरवाजे की चौखट पर खड़ी थी। वह सदा केदार की प्रतिष्ठा करती थी, परंतु आज केवल लोक रीति ने उसे अपने जेठ की आड़ हाथों लेने से रोका था। बुढ़ी अम्मा ने सुना तो सूखी नदी उमड़ आई। उसने एक बार आकाश की ओर देखा और माथा ठोक लिया। अब उसे उस दिन का स्मरण हो आया जब ऐसा ही सुहावना सुनहरा प्रभात था और 2 प्यारे प्यारे बच्चे उसकी गोद में बैठे हुए उछल कूद कर दूध रोटी खाते थे। उस समय माता के नेत्रों में कितना अभिमान था, हृदय में कितनी उमंग
और कितना उत्साह था। परंतु आज नैनों में लज्जा है और हृदय में शोक संताप। उसने पृथ्वी की ओर देखकर कहा, हे नारायण, क्या ऐसे पुत्रों को मेरे ही कोख में जन्म लेना था? मरता क्या न करता। माधव बेचारा अपने भाई से कर्ज ले लिया और इकरारनामे पर दस्तखत कर दिए। पहले की भांति भाई के प्रति प्रेम न रहा। माधव पैसा लेकर अपने बेटी का गौना कर दिया।